राजनीतिक विज्ञान में शोध की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण विषय हैं और इस संदर्भ में वर्तमान में सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रूपरेखा तैयार की गई है। एक राजनीतिक विज्ञान विद्यार्थी के लिए एनईपी में जो शोध के संबंधित प्रावधान हैं, राजनीतिक विज्ञान, समाज विज्ञान और सारे विज्ञान, उनकी दृष्टि से क्या उपादेयता है, इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी राष्ट्र, किसी भी महान राष्ट्र और महान सभ्यता के विकास का आधार वहाँ की शिक्षा, साहित्य और संस्कृति पर निर्भर करता है। राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक रूप से भी विकास कर सकता है जहाँ पे अच्छी शिक्षा और अच्छा शोध हो। सामाजिक और आर्थिक विकास का एक प्रमुख आधार इस दृष्टि से शोध और शिक्षा है। अतः भारत में भी शोध और शिक्षा पे महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर उन परिस्थितियों में जबकि राष्ट्र के समक्ष आंतरिक और बाह्य दृष्टि से अनेकानेक चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। अगर आंतरिक दृष्टि से ही देखें तो सामान्य आधारभूत चीजें, जिस दृष्टि से जनसंख्या बढ़ रही है उस दृष्टि से अन्न और कृषि में उतनी उपज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह भी एक समस्या है। जो अन्न प्राप्त हो रहा है, क्या उसका सही यूटिलाइजेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, यह भी एक समस्या है और उसका समाधान भी आवश्यक है। इस दृष्टि से विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों में शोध की आवश्यकता है। इसी प्रकार बढ़ती जनसंख्या के कारण ही स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, शिक्षा की व्यवस्थाएं, ये सारी जुड़ी हुई हैं जिन पर महती शोध की आवश्यकता है। इन सारों को दृष्टि में रखते हुए और उसके अलावा बाह्य चुनौतियां, चाहे वो आतंकवाद के रूप में आए, चाहे वो भूमंडलीकरण के कुप्रभावों के रूप में आए, या सीमा से संबंधित अन्य पड़ोसी हैं उनसे संबंधित चाहे माइग्रेशन की समस्या हो, रिफ्यूजी की समस्या हो, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार नीतियां बनाती है और नीतियां बनाने के लिए बहुत सारा शोध और शोध के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः भारत की वर्तमान दृष्टि को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और जिस वे में और जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है उसको और भी प्रभावी बनाने के लिए, उसको आर्थिक और सामाजिक रूप से उभारने के लिए शोध की आवश्यकता है, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस दृष्टि से शोध की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि जो शब्दावली हम प्रयोग कर रहे हैं, खासकर सामाजिक विज्ञानों में, वह शब्दावली पूर्णतः पश्चिम से ले ली गई है। हमने अपने आधार मूल्यों मानकों की उपेक्षा की। उदाहरण के लिए अगर हम राजनीतिक विज्ञान को ही समझना चाहें, और ये बात सामाजिक विज्ञानों के लिए भी, अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी उतनी ही रूप से लागू होती है। जैसे कि धर्म और राष्ट्र शब्द है, इनका अंग्रेजी तात्पर्य रिलीजन और नेशन ले लिया जाता है, जबकि वास्तविकता में रिलीजन धर्म का समानार्थी नहीं है और न ही नेशन राष्ट्र का समानार्थी है। रिलीजन का तात्पर्य एक पुस्तक या एक व्यक्ति के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से, उसकी भावना से, जबकि धर्म एक विस्तृत अवधारणा है। धर्म जगत की वैश्विक चराचर जगत की संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था, चराचर जगत और
संपूर्ण जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाली व्यवस्था स्थापित करने से हम धर्म को जोड़ते हैं। यानी धर्म व्यवस्था स्थापित करता है, और ये व्यवस्था स्थापित करने के नियम क्या क्या हैं वो कोई एक पुस्तक में नहीं है। जो अनेकानेक भारतीय प्राचीन वेद विज्ञानियों ने और कई महान विचारक जो हुए उन्होंने धर्म की अलग अलग हिसाब से व्याख्याएं की। तो धर्म कोई एक व्यक्ति से बंधी हुई चीज़ नहीं है, वह व्यवस्था बनाए रखने का एक साधन है। और साधन क्या क्या हो सकते हैं वो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग पुराणों में, अलग अलग अन्य महान ग्रंथों में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। तो धर्म को रिलीजन से जोड़ देना सही नहीं। इसी प्रकार नेशन शब्द की उत्पत्ति पश्चिम में नेटिव शब्द से हुई है, और वहाँ ये कहीं ना कहीं नरवंशीयता से जुड़ा हुआ है। यानी एक ही वंश से जुड़े हुए, नरवंश से जुड़े हुए लोगों का समूह को राष्ट्र नेशन कह दिया जाता है। पर राष्ट्र की व्याख्या इससे कहीं और विस्तृत जाती है, और वर्तमान में केवल इसको नरवंशीयता से संबंधित कर देना भी सही नहीं है। और भारत में प्राचीन काल से राष्ट्र शब्द का उपयोग विभिन्न अर्थों में और विभिन्न तरीके से हुआ है। अतः धर्म और राष्ट्र की व्याख्या सही क्या हो सकती है, और क्या रिलीजन शब्द का प्रयोग राजनीतिक विज्ञान और अन्य समाज विज्ञान में उसी तरह कर देना सही होगा जिस तरह से पश्चिम में होता आया है, या इसी तरह राष्ट्र का प्रयोग नेशन के समानार्थी रूप में करना सही रहेगा? नहीं। तो अब हमें उन पश्चिमी विचारधाराओं, शब्दावलियों और शब्दों के जाल से निकलकर भारतीय आवश्यकताओं, और केवल भारतीय नहीं, विश्व को एक ऐसा स्थान बनाने के लिए जहाँ पे शांति, समन्वय, सौहार्द हो, उसकी दृष्टि से किस तरह का शोध हो सकता है, वो शोध करने का दायित्व राजनीतिक विज्ञानी पर भी है, राजनीतिक विज्ञान में जो नया शोध करता रहा है उसका भी है, और अन्य समाज विज्ञानों का भी है, और प्राकृतिक विज्ञानों का भी दायित्व है। इन्हीं सभी को दृष्टि में रखते हुए 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शोध में कई व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम विश्व व्यवस्थाओं, अन्य विश्व व्यवस्थाओं और राष्ट्रों से अपनी शोध की तुलना करते हैं तो हम काफ़ी पिछड़े हुए नजर आते हैं। जब हम अपनी तुलना अमेरिका में जो शोध हो रहा है, जो शोध जापान में हो रहा है, दक्षिण कोरिया में हो रहा है, या यूरोप के अन्य राष्ट्रों में हो रहा है, उसकी तुलना हम खुद से करें तो हम पाएंगे कि हम वास्तव में काफ़ी पीछे हैं। हम ये भी मानते हैं कि हमने कई क्षेत्रों में शोध किया है, चाहे मिसाइल के क्षेत्र में हो, चाहे सैटेलाइट के क्षेत्र में हो, या परमाणु क्षेत्र में हो, या अन्य कई क्षेत्रों में हो, पर उसके बावजूद भी आज कई अन्य आवश्यकताएं ऐसी हैं जिनसे शोध की आवश्यकता है। जैसे कि सोलर क्षेत्र में अगर व्यापक स्तर पर शोध हो तो कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसी तरह किस तरह से एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम पीडीएस में, यानी कि उचित मूल्य की जो दुकानें उनमें किया जा सकता है, उसमें भी शोध की महत्व आवश्यकता है, जो कि जन कल्याण के लिए आवश्यक है। इन सब को दृष्टि में रखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमें शोध में ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए और फाइनल रिसोर्स भी चाहिए। अगर हम वित्त की बात करें तो कुल जीडीपी का 0.69% आज भारत शोध में खर्च करता है, और इसकी तुलना अगर हम दूसरे राष्ट्रों से करें तो अमेरिका में कुल 2.8% जीडीपी का शोध में जाता है, और यही राशि इजराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2%। तो शोध के क्षेत्र में फाइनेंसिंग में हम पिछड़े हैं, और जो कुछ फाइनेंस हो भी रहा है उसमें भी हम पाएंगे कि शोध में वो गुणवत्ता और नवीनता नहीं आ पाती है, या नई जानकारियाँ नहीं आ पाती है जो कि जिनकी हमें आवश्यकता है। एक ही तरह की रिपीटेड शोध, कट कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम, इन सब ने भारत में शोध को केवल और केवल एक डिग्री प्राप्त करने का माध्यम बना लिया है। इन सब को दृष्टि में रखते हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विद्यालय स्तर से, यानी स्कूली शिक्षा के स्तर से ही अनेकानेक परिवर्तन करना चाहती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार विश्व
स्कूली शिक्षा में और विद्यालयों में शिक्षा का एक ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए जिसमें छात्र में समालोचनात्मक सोच उत्पन्न हो, वह प्रयोग द्वारा सीखने की ललक रखे, उसमें वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग करने और नई नई जानकारियां प्राप्त करने की उत्सुकता हो। इसके अलावा विद्यार्थी को अपने स्कूली शिक्षा स्तर से भी कैरियर काउंसलिंग किए जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो वास्तव में शोध में भी रुचि रखते हैं, परंतु सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण शोध के क्षेत्र को छोड़कर वो अन्य जो सामान्य रूप से या परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं अकादमिक या अकादमिक भी नहीं कह सकते हम, जो कैरियर के क्षेत्र हैं उनमें वो चले जाते हैं और न तो वो अपना इच्छित अकादमिक कोर्स चुन पाते हैं और शोध की तरफ जा पाते हैं और न ही राष्ट्र को अच्छी प्रतिभाएं मिल पाती हैं। अतः इसलिए कैरियर काउंसलिंग शुरू किए जाने का प्रावधान किया गया है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शोध के बड़े महत्वपूर्ण स्रोत हैं और जो भी भावी वैज्ञानिक मिलने हैं, चाहे समाज वैज्ञानिक हो या प्राकृतिक वैज्ञानिक हो वैज्ञानिक हो, वो सारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से ही आने। तो इस संदर्भ में विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के संदर्भ में नई नीति का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत पहले सामान्यतः स्नातकोत्तर में जाने के बाद शोध से संबंधित विषय आते थे। अब यह तय किया गया है कि स्नातक स्तर से ही शोध और इंटर्नशिप का प्रावधान किया जाए। दूसरी चीज ये की गई है कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा, अर्थात विभिन्न विषयों से मिला के, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, जैसे कि बायोफिजिक्स हो गया, या अन्य ऐसे विषय जिसमें कि समाज विज्ञान की बात करें तो राजनीति और सामाजिक समाजशास्त्र से या इतिहास से संबंधित विषयों मिला के, या राजनीतिक अर्थशास्त्र से संबंधित शोध हो गया, इन चीज़ों पे ज़्यादा बल दिए जाने का प्रावधान किया गया है या विचार व्यक्त किया गया है, क्योंकि ये पाया गया है कि वो विश्वविद्यालय ज़्यादा शोध में आगे रहे हैं जहाँ पे अंतर अनुशासनात्मक विषयों पे शोध किया जा सकता है। और अंतर अनुशासनात्मक विषयों में शोध करवाने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए ये भी आवश्यक है कि एक ही विश्वविद्यालय में अनेक तरह के विषय हों और संपूर्ण तरह के विषय वहाँ पे पढ़ाए जाएं, अर्थात ट्रेडिशनल जो विषय हैं उनसे परे हट के अन्य विषयों में शोध को बढ़ावा दिया जाए और उसकी पूरी व्यवस्था विश्वविद्यालय स्तर पर की जाए। अतः विश्वविद्यालय स्तर पर आने वाले समय में विभिन्न अंतर विषयी शोध को बढ़ावा देने और इसलिए नए विषय खोलने और जो परंपरागत विषय हैं उनमें भी आपस में शोध बढ़े, उसका प्रावधान किए जाने की अनुशंसा की गई है। उस शिक्षा में जो शिक्षक कार्यरत है वो शोध के प्रति आकर्षित रहें और जो वास्तव में शोध कर रहे हैं उन्हें बढ़ावा मिल सके, इसके लिए फैकल्टी कैरियर मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत शोध को महत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया। एक अन्य समस्या ये आती है कि शोध में प्रशासनिक हस्तक्षेप और जो अन्य रेगुलेटरी बॉडीज हैं, नियामक संगठन हैं, उनका हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, लाल फीताशाही ज़्यादा है, रेड टेपिज्म ज़्यादा है। इस कारण प्रशासनिक संगठनों और नियामक संगठनों में भी बदलाव किए जाने की अनुशंसा की गई है। एक महत्वपूर्ण संस्था नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सभी प्रकार के विषयों में शोध के लिए सहायता प्रदान करेगी और ये शोध में सहायता मेरिट के आधार पर दी जाएगी। मेरिट के निर्धारण के लिए मानक तय किए जाएंगे और जहाँ पे भी विश्वविद्यालयों में शोध पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, वहाँ विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, इस बारे में भी एनआरएफ काम करेगी। अब इसके अलावा उसका दायित्व ये भी होगा कि जो नवीन प्रकार के शोध आ रहे हैं उनका फायदा राष्ट्र को कैसे मिल सके और शोधार्थी को बढ़ावा कैसे मिल सके, इस संदर्भ में भी एनआरएफ काम करेगा। इस दृष्टि से एनआरएफ सरकार, शोधार्थी और उद्योग के बीच में समन्वय का कार्य करेगी। अब उदाहरणतः शोधार्थी जिस विषय पे शोध कर रहा है और एक अच्छा शोध कर लिया है जो राष्ट्र सरकार के लिए, उसके विभिन्न विभागों के लिए सहायक हो सकता है,
तो एनआरएफ इस तरह का मैकेनिज्म या व्यवस्था स्थापित करेगी कि शोधार्थी का शोध है उसकी जानकारी उद्योगों तक पहुंच सके, उसकी जानकारी सरकार के विभिन्न विभागों तक पहुंच सके, ताकि विभिन्न विभाग उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में कर सके, उद्योग उनका उपयोग नई तकनीक का उपयोग और ज़्यादा उत्पादन में या ऐसी वस्तुओं के निर्माण में कर सकें जो समाज के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार राष्ट्र को जिन नई तकनीकों और शोधों की आवश्यकता है, चाहे वो समाज विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में हो, उनको विश्वविद्यालयों तक शोधार्थी तक पहुंचाने का कार्य भी एनआरएफ के माध्यम से किया जाएगा। और जो भी शोध होंगे नवीन, उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कैसे मिले, उनका रिकॉग्निशन कैसे हो, इस संदर्भ में भी एनआरएफ काम करेगा। इसके अलावा एनआरएफ जो विभिन्न वर्तमान में शोध को प्रमोट करने वाले, उसको प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न संस्थाएं हैं, चाहे वो विज्ञान में हो जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और समाज विज्ञान इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च और यूजीसी आदि। तो ये अभी जैसे वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं और अभी अन्य प्रकार की शोध को सहायता प्रदान कर रहे हैं, इस प्रकार की सहायता वे निरंतर रूप से प्रदान करते रहेंगे। एनआरएफ संदर्भ में क्या करेगा? एनआरएफ ये करेगा कि वह विभिन्न शोध सहायता प्रदान करने वाले संस्थाओं में समन्वय का कार्य करेगी ताकि शोध की गुणवत्ता बढ़े और शोध के संदर्भ में वैज्ञानिकों में, समाज वैज्ञानिकों में आपस में संपर्क और समन्वय बढ़े ताकि शोध की गुणवत्ता के साथ ही आपस में सहयोग बढ़े और जिससे शोध अधिक प्रभावी रूप से और जल्दी भी हो सके। इसके अलावा शोध की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि विभिन्न संस्थानों में एक ही विषय पे शोध हो रहा है तो वो वित्तीय रूप से भी सही नहीं है और समय का भी उसमें खर्च ज़्यादा होता है। तो शोध की पुनरावृत्ति न हो और जो भी शोध हो रहा है उसमें अधिक समन्वय हो, ये कार्य भी एनआरएफ के माध्यम से होगा। अब एनआरएफ एक बोर्ड ऑफ गवर्नर के माध्यम से फंक्शन करेगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर में प्रख्यात शिक्षाविद होंगे और ये एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करेगा, अर्थात सरकार का इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा। जो उस शिक्षा से संबंधित अध्यापक हैं उस संदर्भ में ये प्रावधान किया गया है कि अध्यापक पे ज़्यादा अध्यापन का बोझ न पड़े और वो शोध पे अपना ध्यान केंद्रित कर सके। इसके लिए छात्र और जो शिक्षक हैं उसके अनुपात को कम किया जाएगा। तो संभावना ये है कि हो सकता है कि जो रिसर्च में आने वाले हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले हैं उनके लिए नए नियम बना दिए जाएं कि वास्तव में जो शोध में इंटरेस्टेड हैं वो ही आगे आए, न केवल डिग्री लेने के लिए। दूसरा ये भी है कि फैकल्टी के ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे जिससे कि अपना शोध पे ध्यान केंद्रित कर सकें और अध्यापकों को ये भी सुविधा दी जाएगी कि वो अपना स्वयं पाठ्यक्रम बनाएं, स्वयं मूल्यांकन करें और फिर पाठ्य सामग्री को भी स्वयं ही तय करें। जो ज़्यादा शोध कर रहे हैं जिनमें रिसर्च की ज़्यादा लगन है उनको प्रोत्साहित करने के लिए फास्ट ट्रैक प्रमोशन सिस्टम भी बनाया जाएगा और इसमें शोध को सम्मिलित किया जाएगा।